नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अरुण। स्वागत है आप सभी का अरुण जी टेक्निकल में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ लीवर से रिलेटेड जानकारियाँ कि आखिर लीवर होता क्या है। और आज का हमारा टॉपिक है लीवर। तो लीवर में हम लोग ये देखेंगे कि लीवर की एनाटॉमी क्या है, वो कहाँ पर है असल में। अगर आप मान लीजिए कि ऐसे खड़े हों तो आप बता सकें, तुरंत आपको पता हो कि किस जगह पर है लीवर। तो अगर आप पूरा लेक्चर देखेंगे तो जो लास्ट वाला सवाल है वो ज़रूर कमेंट करिएगा। मैंने इस पूरे लेक्चर के अंदर वो सवाल एकदम बताया है, और अगर आप वो कर लेते हैं तो मैं ये मानूंगा कि आपको लीवर के बारे में काफ़ी कुछ पता चल गया। तो दोस्तों, सवाल एकदम मैं आखिरी में पूछूंगा, वीडियो के एकदम लास्ट में। वीडियो के लास्ट में जो सवाल होगा उस सवाल को आपको कमेंट लिखना होगा। दोस्तों, सबसे पहले देखेंगे कि लीवर के एक ब्रीफ जानकारी ले लेंगे कि ब्रीफ में लीवर है क्या। तो दोस्तों, जो लीवर है, लीवर एक ऐसा ऑर्गन है जो कि डाइजेशन में हमको हेल्प करता है। तो दोस्तों, लीवर जो है वो लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ द बॉडी है। लार्जेस्ट, और एक तरीके से आप देख सकते हैं इंटरनल ऑर्गन भी बोल सकते हैं। जैसे हमारी बॉडी के अंदर वाले ऑर्गन्स में सबसे बड़ा ऑर्गन कौन है? लीवर है। अगर बाहर से देखा जाए तो हम लोग एक स्किन भी ले सकते हैं। स्किन को एक ऑर्गन के रूप में दर्शाया गया, क्योंकि उस सेंस ऑर्गन नहीं बोलते हैं, 5 सेंस ऑर्गन होते हैं कि आई, नोज। तो स्किन बाहर हो जाएगा और काफ़ी ज़्यादा एरिया है स्किन का, तो स्किन को हम लोग लार्जेस्ट ऑर्गन बोल सकते हैं, और पूरी बॉडी का लार्जेस्ट ऑर्गन भी बोल सकते हैं। लेकिन स्किन जो है वो बाहर होती है एकदम लेयर, तो इस वजह से उसको कंसीडर ज़्यादा नहीं किया जाता है, जिसकी वजह से जो इंटरनल ग्लैंड है वो सबसे बड़ी ग्लैंड लीवर को माना जाता है। लीवर डाइजेशन में हेल्प करता है। लीवर इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स में हेल्प करता है। अभी अगर मान लीजिए आगे टॉपिक आएगा तो मैं उसको भी बताऊंगा कि इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट में किस तरीके से वो लोग मिसल वाली संरचना बनाते हैं। फिर उसके बाद हाइड्रोफोबिक और हाइड्रोफिलिक एंड में किस तरीके से फैट्स डाइजेस्ट होते हैं। तो दोस्तों, इसमें भी हेल्प करता है। इसके बाद वो कई सारे वाइटामिन को स्टोर करके रखता है, जैसे वाइटामिन के को स्टोर करके रखता है। दोस्तों, ग्लाइकोलिसिस, ग्लाइकोजेनोलिसिस, नियोजेनेसिस, इन सभी प्रोसेसेस में जो लीवर है, लीवर ही वर्क करता है। माने लीवर बहुत ही ज़्यादा रोल प्ले करता है। तो एक वो हो गया। और आप लीवर के ब्रीफ देख रहे थे, तो ब्रीफ में आपने देखा कि लीवर एक ऑर्गन होता है जो कि डाइजेशन में सपोर्ट करता है। अभी ये सब मैं फैट्स डाइजेशन के बारे में बता रहा था। लीवर एक्सक्रीशन में भी मदद करता है। लीवर एक ऐसा ऑर्गन है जो कि एक्सक्रीशन में मदद करता है, और उसके बाद सर्कुलेटरी सिस्टम का भी एक बढ़िया पार्ट है। लीवर बहुत सी चीज़ें करता है। अगर देखा जाए तो हमारे पास 300-350 फंक्शंस आ जाते हैं लीवर के, लेकिन अभी मैं थोड़ा ब्रीफ में बता रहा हूँ। तो देखेंगे कि लीवर का जो वेट होता है वो 1.5 किलो होता है एक अडल्ट के में। एक जैसे कोई एक ह्यूमन बीइंग अडल्ट है, उसके जो लीवर का वेट होगा वो 1.5 किलो होगा। 1.5 किलो के बाद आप देखेंगे कि जो लीवर होता है, लीवर सिचुएटेड कहाँ होता है अगर आप ये देखा जाए तो दोस्तों, आप देखेंगे कि जैसे ये मेरी बॉडी है, बॉडी में जो डायफ्राम है, थोरैसिक कैविटी है। थोरैसिक कैविटी यानी जहाँ पर हमारे लंग्स और हार्ट खत्म हो जाते हैं, फिर उसके बाद एक डायफ्राम रीजन आता है। डायफ्राम रीजन क्या करता है? डायफ्राम रीजन हमारे इस वाले पोर्शन को 2 भागों में डिवाइड कर देता है। एक तो बोलते हैं एब्डोमिनल रीजन, एक को बोलते हैं थोरैसिक रीजन। जो थोरैसिक रीजन है वो ऊपर साइड, अगर मान लीजिए लीवर हटा, वो लंग्स और हार्ट हटा दिया जाए तो अंदर क्या है, एकदम खोखला खोखला है, उसको क्या बोलेंगे? थोरैसिक कैविटी। और नीचे को क्या बोलेंगे? एब्डोमिनल कैविटी। तो आप देखेंगे कि जो डायफ्राम है, डायफ्राम के जस्ट नीचे से सटा हुआ एक लीवर होता है, एकदम जस्ट नीचे। और किस साइड आप देखेंगे तो आप देखेंगे राइट हैंड साइड। किस साइड? राइट हैंड साइड। यानी अगर किसी इंसान के लीवर का
अगर देखना हो कि आपको अगर वो इंसान के कहाँ होगा, तो कुछ जैसे मान लीजिए रिबकेज है, रिबकेज के जस्ट नीचे ही सटा हुआ और थोड़ा सा ऊपर मान लीजिए, क्योंकि रिब केज काफी नीचे तक भी रहता है। आप देखेंगे कि ये स्टर्नम बोन है, स्टर्नम बोन से 22 इस तरीके से हड्डियां गई। फिर उसके बाद जो डायफ्राम है, डायफ्राम थोड़ा ऊपर होगा, मान लीजिए स्टर्नम के थोड़ा सा नीचे, जहां से स्टर्नम इस तरीके आगे वाला जो ये पोर्शन है हड्डियों वाला, हड्डियों वाले पोर्शन में आप इस तरीके से देखेंगे तो एक जगह पर बीच में हड्डियां जुड़ी होती हैं, वो शायद इतना बड़ा हो, नहीं यहाँ तक होता है। अगर मैं देख रहा हूँ तो इसके नीचे वाला जो पोर्शन है यहाँ पर डायफ्राम होगा हल्का सा, और फिर इधर साइड कुछ लीवर होगा। दोस्तों लीवर को अगर देखा जाए तो लीवर 2 लोब्स में डिवाइड किया जा सकता है, जिसको बोलते हैं, एक को बोलते हैं राइट लोब, एक को बोलते हैं लेफ्ट लोब। दोस्तों जो लीवर है उसकी 2 लोब्स होती हैं, एक होती है राइट लोब, एक होती है लेफ्ट लोब। राइट लोब जो होती है वो लेफ्ट लोब के कंपैरिजन में थोड़ी ज़्यादा बड़ी होती है। दोस्तों जो लोब्स है एक तरीके से वो पूरा लिवर होता है, एक ट्रायंगुलर शेप, आप इस तरीके से देख सकते हैं, गद्दे के तरीके, स्पॉट स्पंजी टाइप का होता है। और उसके अंदर भी आप देखेंगे कि हिपैटिक लॉब्यूल्स होते हैं, हिपैटिक लोब्स होते हैं। दोस्तों जो राइट लोब होती है, राइट लोब के जो अंदर होते हैं वो होते हैं लोब्यूल्स। क्या होते हैं? लोब्यूल्स। तो आप राइट लोब देखेंगे, फिर लेफ्ट लोब देखेंगे, उसके बाद आते हैं लोब्यूल्स। और एक तरीके से वो एक ऑर्गेनाइज्ड सेल होते हैं कि ये इतने सेल इतने सेल, तो उस तरीके से लॉब्यूल्स भी बनते हैं। दोस्तों इसके बाद उनको बोलते हैं हेपैटिक लॉब्यूल। अगर कहीं पर भी आपको हेपैटिक शब्द आ जाए तो आप समझ जाइएगा कि ये कुछ लीवर से रिलेटेड है। दोस्तों जो लीवर होता है, लीवर की खुद की एक डक्ट्स होती है। देखिए राइट लोब और लेफ्ट लोब 2 लोब्स हैं, 2 लोब्स में एक लोब से आती है एक डक्ट, उसको बोलते हैं राइट हेपैटिक डक्ट, और जो लेफ्ट लोब से आती है उसको बोलते हैं लेफ्ट हेपैटिक डक्ट। ये दोनों आके एक जगह मिलती हैं, एक जगह मिलकर उनका नाम हो जाता है कि ये हेपैटिक डक्ट है, कॉमन हेपैटिक डक्ट, कॉमन हेपैटिक डक्ट। और फिर उसके बाद एक हमारे पास एक और ऑर्गन आता है गॉल ब्लैडर। तो गॉल ब्लैडर के बारे में भी अभी हम लोग डिस्कस करने जाएंगे। तो जब वो दोनों साथ में आती हैं, उसके साथ आती है गॉल ब्लैडर की सिस्टिक डक्ट, वो तीनों मिलके बनाती है कॉमन बाइल डक्ट। कॉमन बाइल डक्ट डायरेक्ट जाती है, वो मिलती है पैनक्रियाज वाली जो पैनक्रियाटिक डक्ट होती है उससे मिलती है, और वो एक साथ मिलके जहां पर मिलती हैं वहीं पर एक स्पिंटर होता है, उसको बोलते हैं स्पिंटर ऑफ ओडाई। ये सब हम लोग कहाँ की बात कर रहे हैं? ये सब हम लोग बात कर रहे हैं डोडेनम की। डोडेनम यानी जब हमारे पेट से जैसे ही खाना स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है, तो स्मॉल इंटेस्टाइन में डोडेनम संरचना होती है, उस डोडेनम की बात हम लोग कर रहे हैं। वहां पर बाइल किस तरीके से जाता है, ये इसकी एनाटॉमी हो गई डक्ट्स की। डक्ट्स की अभी मैंने बताया, अभी तो लीवर पूरा पूरा बचा है। तो लीवर में आप देखेंगे कि वेन्स आती हैं एक सर्कुलेटरी टाइप में, और वो सारी हिपैटिक, आप हेक्सागोनल शेप देख लीजिए, एक बीच में सेंट्रल वेन होती है, फिर उसके बाद बगल बगल से आर्टरी आती है और एक वेन जाती भी है। तो एक कॉमन वेन बना दी जाती है जो कि एक्सक्रीशन में मदद करती है, और एक बाइल प्रोडक्शन के लिए लगाई जाती है, वो जैसा कि आप स्लाइड में पूरा पूरा देख पा रहे हैं वैसा। दोस्तों जो लीवर के सेल्स होते हैं, लीवर के सेल्स को बोलते हैं हिपैटिक सेल्स। हिपैटिक मैंने बोला, जैसे हिपैटिक नाम आया आप समझ जाइए कि कुछ लीवर से रिलेटेड है। हिपैटिक आर्टरी है तो लीवर की आर्टरी, हिपैटिक वेन है तो लीवर की वेन। दोस्तों एनाटॉमी में एक सवाल बहुत आता है बच्चों का, वो पूछते हैं कि जो लीवर है, लीवर में अगर कोई इंसान एक लोब दान करना चाहे तो हो सकता है? हाँ बिल्कुल हो सकता है। आपने देखा कि कॉमन हेपैटिक डक्ट आती है, कॉमन हेपैटिक डक्ट में आके एक ही जगह तो बाइल आ रहा है, तो अगर आप एक लोब दान करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, आप एक लोब में भी सही से रह ही लेंगे। दोस्तों ब्रीफ डिस्क्रिप्शन में ये ज़रूर देना होगा कि लीवर के अंदर रीजनरेशन कैपेबिलिटी बाकी सभी ऑर्गनों से कहीं ज़्यादा है।
दोस्तों आप देखते होंगे कि जो लोग सिगरेट पीते हैं उनका लंग्स खराब हो जाते हैं। लंग्स के पास उतनी ज़्यादा जनरेशन प्रोबेबिलिटी नहीं होती है। आप देखेंगे रीजनरेशन कैपेबिलिटी नहीं होती। मान लीजिए एक बार जो एल्विलाई बन चुके हैं वो दोबारा किस तरीके से फॉर्म होंगे। और अगर आप यही बात लीवर में ले सकते हैं तो लीवर के पास ट्रू रीजनरेशन कैपेबिलिटी है एकदम। वो जल्दी जल्दी रेप्लिकेट कर करके एक तरीके से सेल्स को डिवाइड कर करके अपने फिर से रीगेन कर लेता है वही फॉर्म, अगर आप सही से ध्यान दें तो। दोस्तों ये थी एनाटॉमी के बारे में। अब हम लोग फंक्शंस के बारे में जाते हैं। तो फंक्शंस के बारे में सबसे बड़ा जो फंक्शंस है वो है प्रोडक्शन ऑफ बाइल। दोस्तों आप सभी जानते हैं कि जो लिवर होता है, लिवर स्पेशली फेमस किस लिए है? लिवर स्पेशली फेमस है डाइजेशन के लिए। डाइजेशन में भी किस लिए? तो डाइजेशन में भी आप देखेंगे कि बाइल के प्रोडक्शन के लिए, इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं। आप अगर बाइल का देखें तो बाइल का क्या पाथ होता है, क्या क्या फंक्शंस लिवर करता है और क्या नहीं करता, क्या उसमें मॉडिफिकेशंस की जाती हैं, इन सभी बारे में अभी हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं इसी पॉइंट के अंदर। तो दोस्तों बने रहिए हमारे साथ और हमारे वीडियो को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। आपको बार बार ये याद दिलाता रहता हूँ। दोस्तों लिवर में बाइल प्रोडक्शन होता है। लिवर के जो हेपेटिक सेल्स होते हैं, हेपेटिक सेल्स का अगर आप एक टुकड़ा उठाएं, टुकड़े में देखेंगे सेंट्रल वेन से वेनस ब्लड बार बार फ्लो करता रहता है। उसके बाद हिपैटोसाइटिक वेन से छोटी छोटी कैपिलरीज की तरीके निकली रहती हैं और एक मिला के राइट हिपैटिक डक्ट बनाती है और लेफ्ट हिपैटिक डक्ट बनाती है। जैसा ही काम ये होता है इधर होता है वैसा ही काम इधर होता है, दोनों बनाती हैं अपना। अब मान लीजिए दोनों साइड से डक्ट आई हैं, दोनों साइड से डक्ट आके एक जगह मिली तो जो एक डक्ट तैयार हो गई। मान लीजिए दो रिवर फ्लो हो रही थी, दो रिवर फ्लो होने को एक ही जगह जोड़ दिया जाए, आप इस तरीके से भी समझ सकते हैं। तो वो हो जाती कॉमन हिपैटिक डक्ट। कॉमन हिपैटिक डक्ट का मतलब जो पूरा लीवर का काम है बाइल प्रोडक्शन वो एक साथ ला रही है, कॉमन हिपैटिक डक्ट। दोस्तों राइट लोब और लेफ्ट लोब दोनों ही लोब प्रोडक्शन ऑफ बाइल लगातार करते रहते हैं। कैसे? क्योंकि उनके अंदर हेपेटिक सेल्स होते हैं। आप देख रहे होंगे कि ये हेक्सागोनल शेप्स की तरीके, अगर हम लोग 3D में ड्रॉ करें तो थोड़ा सा पिरामिडल हेक्सागोनल एक तरीके से बन जाएगा। तो आप देखेंगे कि किस तरीके से जो सेल्स हैं, सेल्स सेंट्रल वेनस ब्लड, फिर उसके बाद वो जो कैपिलरीज है, कैपिलरीज की तरीके होते हैं। बाइल के जो छोटी छोटी डक्ट्स जाती हैं एकदम कैपिलरी की तरीके होती हैं, एकदम पतली 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 पतली, फिर कई सारे सेल्स से मिलके वो एक बनाती है राइट हिपैटिक डक्ट। और फिर लेफ्ट ही साइड में होता है कई सारे सेल्स से मिलके बनाती है लेफ्ट हिपैटिक डक्ट। इन सभी में क्या हो रहा होता है? बाइल प्रोड्यूस होके आ रहा होता है। अब मान लीजिए बाइल प्रोड्यूस होके आया, फिर उसके बाद उन दोनों पाइप्स को एक तरीके से जोड़ दिया जाता है या फिर रिवर्स को जोड़ दिया जाता है, जिस तरीके से रिवर जोड़ी जाती है। मान लीजिए दो चीज आई एक ही जगह मिल गई, एक जगह मिलने के बाद वो हमारे पास एक और ऑर्गन होता है गॉल ब्लैडर। तो गॉल ब्लैडर का काम क्या होता है? आपको गॉल ब्लैडर का यहीं पर काम आएगा। आप देखेंगे जो गॉल ब्लैडर है, मान लीजिए बाइल आया, अब बाइल हम लोग हमेशा तो ईटिंग करते नहीं रहते हैं, जो हमेशा हमारे पेट को जरूरत पड़े या फिर हमेशा तो हम लोग इतना ज़्यादा लेवल में डाइजेशन करते नहीं रहते हैं, और कभी कभी मैन्युपुलेट भी करना होता है। मान लीजिए आपने किसी दिन अंडा ही अंडा खाया और मान लीजिए किसी दिन आपने थोड़ा सा सिंपल हल्का भोजन खाया, तो आप देखेंगे कि कभी भी बाइल की ज़रूरत ज़्यादा पड़ सकती, कभी भी कम पड़ सकती। तो इसके लिए हमारे गॉल ब्लैडर में स्टोर करके रखा जाता है जो बाइल जूस है। और अगर गॉल ब्लैडर इतना बड़ा होगा मान लीजिए, तो गॉल ब्लैडर इतने बड़े होने में क्या होगा कि आप देखेंगे जो गॉल ब्लैडर है, गॉल ब्लैडर छोटा है, लगातार बाइल आ रहा है, वो क्या करता है? बाइल हल्का सा एक्वस सॉल्यूशन में होता है, थोड़ा सा लिक्विड होता है, उसका कंसंट्रेशन कम होता है, तो दोस्तों वो उसको कंसंट्रेट करने लगता है, पानी सोखने लगता है।
और जो अनवांटेड चीज़ें उसको सोखने लगता है, जिससे कि बाइल एक कंसंट्रेटेड फॉर्म में उसके पास हो जाए। और दोस्तों देखते होंगे आप लोग कि गॉल ब्लैडर में पथरी की परेशानी क्या होती है। तो दोस्तों पथरी की परेशानी यही होती है कि जो गॉल ब्लैडर है, गॉल ब्लैडर में इतना ज़्यादा वो कंसंट्रेट हो गया बाइल या फिर बाकी सारे मिनरल्स, उनके बाइल के साथ मिनरल्स भी तो होते हैं, वो एक पूरा बाइल जूस है। तो दोस्तों बाइल के साथ जो मिनरल्स हैं उनको इतना ज़्यादा आपने कंसंट्रेट किया कि वो क्रिस्टलाइन फॉर्म में आ गए, और भले ही हमारे और आपके लिए वो मात्र इस तरीके से फुसफुसे हों, लेकिन पेट के लिए वो एक पत्थर से कम नहीं होते हैं, और हम लोग उसको बोलते हैं पथरी। तो जो वो होता है फिर वो सिस्टिक डक्ट से निकल नहीं पाता है, और कई कई बार अगर मान लीजिए निकालने की ज़बरदस्ती कोशिश की जाती है, मान लीजिए सिस्टिक डक्ट में अटक गया तो क्या करेंगे? तो फिर गॉल ब्लैडर कोई काम ही नहीं। सिस्टिक डक्ट आपकी बंद चल रही है, हेपेटिक डक्ट से आएगी सीधे डोडेनम में जाएगी, काम खत्म। आपके मतलब गॉल ब्लैडर का काम फिर नहीं रह जाएगा अगर जाम हो जाता है तो। दोस्तों पहले तो कोशिश की जाती है, डॉक्टर्स ऐसी दवाइयाँ देते हैं जिससे कि जो इंसान है, इंसान के अंदर जो स्टोन एक तरीके से बन गया है या फिर बाइल का कंसंट्रेशन इतना ज़्यादा बढ़ गया है, ऐसी दवाइयाँ देंगे कि वो थोड़ा उसका कंसंट्रेशन कम हो और वो पानी के रूप में बाहर निकल जाए। तो दोस्तों पहले ऐसा करते हैं। मान लीजिए अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो हम लोग को उनकी सिस्टिक डक्ट से लेके पूरा गॉल ब्लैडर काट के हटा देना पड़ता है। और फिर उसके बाद अगर किसी इंसान को पथरी हो गई और उसका गॉल ब्लैडर निकाल दिया गया है तो हम लोग उसको ये सलाह देते हैं कि आपको जो वो है तली भुनी चीज़ें, उसके बाद ज़्यादा नमक मिर्चे वाली ये आप मत खाइए, क्योंकि अगर ये खाएंगे तो इसको डाइजेस्ट करने के लिए बाइल चाहिए होगा। इंस्टेंट तो आप बाइल दे नहीं सकते क्योंकि आपके पास गॉल ब्लैडर नहीं है। गॉल ब्लैडर स्टोर करके रखता है, जब जरूरत पड़ती तुरंत दे देता है। अगर आपके पास गॉल ब्लैडर नहीं तो आप कैसा नहीं कर सकता, और आपको कई सारी तकलीफ़ें हो सकती है, जैसे कि आपको जी मितलेगा, उससे फिर उसके बाद वॉमिटिंग हो सकती है, बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। दोस्तों जो आपने देखा कि हम लोग किस तरीके से बाइल जूस वाले टॉपिक पे थे। बाइल जूस से होते हुए हम लोग हेपेटिक डक्ट्स में आए, हेपेटिक डक्ट्स के बाद कॉमन बाइल डक्ट, सिस्टिक डक्ट। अगर जब कॉमन बाइल डक्ट और सिस्टिक डक्ट यानी गॉल ब्लैडर की डक्ट एक साथ मिल जाती हैं, यानी उनका पैसेज जो होता है वो एक ही जगह से तो होता है, तो उसको बोलते हैं कॉमन बाइल डक्ट। कॉमन बाइल डक्ट, कॉमन बाइल डक्ट का मतलब क्या होता है? इसी से पूरा बाइल जा रहा है, आखिर जा किससे रहा है? या तो गॉल ब्लैडर से जाएगा या तो लीवर से जाएगा। तो दोस्तों उसको बोलते हैं कॉमन बाइल डक्ट। कॉमन बाइल डक्ट जिस तरीके से आगे बढ़ती है फिर उसके बाद उसको एक मिलता है स्पिंटर ऑफ ओडाई। स्पिंटर ऑफ ओडाई में जो पैनक्रियाटिक डक्ट होती है, आप सीधे सीधे डायग्राम में देख रहे हैं कि इधर से पैनक्रियाटिक डक्ट आई है और ऊपर से कॉमन बाइल डक्ट आई है, दोनों मिलके एक स्पिंटर ऑफ ओडाई पे रेगुलेट होते हैं। कोलेसाइटोकिनिन CCK ये एक एंजाइम होता है जो कि स्पिंटर ऑफ ओडाई को रेगुलेट करता है। अगर मान लीजिए वो स्पिंटर ऑफ ओडाई को बंद कर देता है, जैसे कि आप स्पिंटर के बारे में आप किस तरीके से समझ सकते हैं? स्पिंटर के बारे में आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि मान लीजिए कोई एक इनवॉलेंट्री चीज़ है, मतलब कुछ वॉलेंट्री भी होती हैं, एक इनवॉलेंट्री चीज़ है जो कि रेगुलेट हो रही। मान लीजिए कि अभी हमको बाइल नहीं चाहिए तो वो इस तरीके से बंद हो जाएगी, और इधर से जो रास्ता आ रहा होगा वो बंद होगा और इधर को नहीं जाएगा। आप देखेंगे कि जैसे कि हमारे पास खुद ही एक्सटर्नल एनल स्पंचर होता है, एक वो वॉलेंट्री होता है। मान लीजिए आप हमेशा तो वो बाथरूम में जा नहीं सकते, तो वो एक वॉलेंट्री होता है कि वॉलेंट्री स्पिंटर है, हम उसको रेगुलेट करते हैं खुद अपने माइंड से। वहाँ पर नर्वस सिस्टम का एक पूरा जाल है जिससे कि हम रेगुलेट कर लेते हैं कि एनल स्पिंचर। इसी वजह से जो एक्सटर्नल एनल स्पिंचर है उसमें अगर कहीं भी आपको पूछ लिया जाए तो आप उसको लगाएंगे कि वॉलेंट्री है, हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं। और बाकी स्पिंटर्स पूछ लिए जाए, कुछ स्पिंटर्स जैसे स्पिंटर ऑफ ओडाई मान लीजिए, बाकी स्पिंटर्स को आप बोल सकते हैं कि ये इनवॉलेंट्री है, एक्सेप्ट ऑफ कुछ। मान लीजिए कुछ आ जाते हैं गड़बड़ सड़बड़, तो आप कुछ को छोड़ के बाकी ये कर सकते हैं कि इनवॉलेंट्री है। तो स्पिंटर ऑफ ओडाई का काम क्या होता है?
वो एक तरीके से मुहाना होता है डक्ट का। अगर डक्ट का मुहाना बंद हो जाएगा तो बाइल नहीं जाएगा, डक्ट का मुहाना खुला रहेगा तो बाइल जाएगा। तो दोस्तों स्पिंटर ऑफ वोडाइस है वो सीधे डोडेनम में जाता है। डोडेनम में इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स होता है। इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट भी अपने ही अंदर एक बहुत बड़ा टॉपिक है कि दोस्तों आपको बता दें कि हमारे बॉडी में कोई भी ऐसा एंजाइम नहीं है जो कि डायरेक्टली फैट को डाइजेस्ट कर दे। डायरेक्टली फैट्स को डाइजेस्ट करना इम्पॉसिबल है हमारी बॉडी में, क्योंकि हमारी बॉडी में कोई भी ऐसा एंजाइम नहीं है जो कि जो फैट्स हैं उसमें कर दे। तो दोस्तों इसके लिए हम लोग एक कॉन्सेप्ट लाते हैं, इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स। इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स में क्या होता है दोस्तों, आपने कभी सोप पढ़ा होगा कि सोप किस तरीके से काम करता है। साबुन होता है, घर की साबुन की बट्टी किस तरीके से काम करती है। तो दोस्तों आपने उसमें देखा होगा कि एक होता है हाइड्रोफिलिक एंड, एक होता है हाइड्रोफोबिक एंड। तो दोस्तों जो बाइल होता है, बाइल को पहले डिसोसिएट किया जाता है मान लीजिए। तो बाइल एक जब फैट से रिएक्ट करता है तो कुछ इस तरीके की संरचना बनती है कि बिल्कुल सेम मिसल की तरीके। आप ये देखेंगे इसमें जो हाइड्रोफोबिक एंड है, जो पानी से दूर रहना चाहता है, वो उसमें चिपक जाता है जाके। जो लिपिड है यानी जो फैट है दोस्तों, फैट से जो ज्यादातर लिपिड्स होते हैं वो फैट्स होते हैं, इसलिए मैं कभी कभी लिपिड्स भी बोल देता हूँ। दोस्तों जो मिसिल बनी, मिसिल में जो हाइड्रोफोबिक एंड है यानी पानी से दूर रहने वाला, और वो इसलिए वो फैट्स की तरफ वो होता है अट्रैक्ट। अगर फैट्स की तरफ अट्रैक्ट होगा तो एक मिसल की संरचना बनाएगा, जैसा कि आपने सोप में भी देखा था। तो सेम टू सेम मिसल की संरचना बनती है। फिर उसके बाद जब वो पूरी तरीके से कवर्ड हो जाता है, कवर्ड होने के बाद उसके ऊपर जब फिर बाकी एंजाइम्स एक्ट करते हैं जिससे कि वो आसानी से ब्रेक डाउन हो जाता है। दोस्तों हमारे बॉडी में अगर कोई सबसे टफ वर्क है डाइजेशन के से रिलेटेड तो वो है फैट्स। इसलिए आप देखते होंगे डाइजेशन से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो जाती है सबसे पहले मना किया जाता है कि आप फैट्स लेना बंद कर दीजिए, क्योंकि दोस्तों सबसे ज्यादा उसी को डाइजेस्ट करने में हम लोग को मशक्कत करनी पड़ती है, हमारे पेट को मशक्कत करनी पड़ती है। दोस्तों इसके बाद जो है वो लिवर के अभी तो खाली एक फंक्शंस करा है, एक फंक्शंस में भी कुछ ही फंक्शंस किए हैं। तो दोस्तों बाकी जो फंक्शंस है उसकी ब्रीफ स्टडी हम लोग पार्ट 2 लाएंगे। उसके बाद अगर उसमें भी नहीं हुआ तो पार्ट 3 लाएंगे, क्योंकि लिवर एक बहुत बड़ा टॉपिक है और वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी नहीं रख सकते हैं। इस वजह से अभी ये वीडियो है यहीं तक ख़त्म करते हैं, इसको पार्ट 1 दे के नाम। इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो बनेगी वो पार्ट 2 आएगा। इस तरीके से हमारी एक लिवर की 1 या 2 वीडियो की एक सीरीज हो जाएगी, 2 वीडियो की सीरीज हो जाएगी ज़्यादा से ज़्यादा। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मैं अरुण सोनकर आप सभी से विदा लेता हूं और आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। पैनक्रियाटिक डक्ट प्लस जो कॉमन बाइल डक्ट है वो दोनों आखिर कहाँ मिलती हैं? इससे पहले वाला सवाल भी आपको याद करवा देना चाहता हूं। तो कॉमन हेपेटिक डक्ट प्लस सिस्टिक डक्ट टू व्हाट? और सेकंड वाला सवाल आप देखेंगे, सेकंड वाले सवाल में है कि कॉमन जो बाइल डक्ट है और पैनक्रियाटिक डक्ट ये दोनों कहाँ पर मिलती हैं वो मैं जानना चाहता हूँ। दोस्तों अभी मैं बार बार बता रहा था कि जो सिस्टिक डक्ट है, अगर एक देखा जाए तो सिस्टिक डक्ट प्लस कॉमन हेपेटिक डक्ट गिव्स आउट व्हाट? एक और सवाल है, आंसर हमको जरूर कमेंट करें। हाँ तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मैं अरुण सोनकर आप सभी से विदा लेता हूँ और आपको याद दिला देना चाहता हूँ कि आंसर जरूर कमेंट करें।